कभी आपने सोचा है कि ये जो करोड़ों की तादाद में जानवर कुर्बान किए जाते हैं, इनकी खाल कहाँ जाती है? ये जो कुर्बानी की खाल होती है, ये यहाँ तक किस तरीके से पहुँचती है, क्या तरीक़ेकार होता है? कितनी तादाद में आपके गोदाम में ये इकट्ठी हो जाती हैं? तकरीबन 2.5 लाख के करीब पीस ईद का जो वो इधर सेल होता है बड़ा वाला, और इतना ही तकरीबन 5-5.5 लाख के करीब पूरी मार्केट में जो शीप और गोट स्किन ट्रेड होती है। इसे नमक लगाया जाता है, नमक लगा के इसे तकरीबन पाइल अप किया जाता है 48 से 56 आर के लिए। ये इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री में जाने के बाद इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनेंगी। उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? जुत्ती बनेगी, जैकेट बनेगी, बड़ा कुछ बनता, लैदर सारा सपोर्ट है। ये कराची में भी माल इतने खाल आ जाती होगी, बहुत लखा ही तादाद है। काओ की ये अराउंड 1500 रुपये से लेके तकरीबन 4000 रुपये तक इस वक्त मार्केट इसकी है, और जो बकरे की है वो तकरीबन 250 रुपये से लेके 600 रुपये तक है। हमारे लिए यहाँ पे खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो क्या आदी हो जाते हैं या क्या मामला होता है? आपके लिए ये स्मेल है, हमारे लिए ये फ्रेगनेंस है। तो हम लोग तो इसी में पैदा हुए हैं, हमें तो ये फ्रेगनेंस ही लगती है। हम जब इधर आते हैं, ये खुशबू सूंघते हैं, तो हमें इस तरह लगता है कि हम जिंदा हो गए। कुर्बानी इस साल पिछले साल की निस्बत 20% से 25% कम है। काओ बफलो 22-22.5 लाख के करीब हुआ है। जो कैमल है वो तकरीबन 60 से 80 हज़ार, और शीप और गोट तकरीबन 30 से 35 लाख के करीब हुआ है। 5 साल 7 साल पीछे चले जाएं तो यही कुर्बानी तकरीबन 1 करोड़ के करीब होती थी। हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ा सा इससे दूर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा गुज़र चुकी है, और ईद उल अज़हा के मौके में पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में जानवर जो हैं कुर्बान किए जाते हैं। आप लोग जब कुर्बानी करते हैं, आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा, आपने देखा होगा कि आपके जानवर की अभी कुर्बानी हो ही रही होती है, तो बहुत से लोग आके आपका दरवाज़ा नॉक करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या आप अपने जानवर की खाल बेचना चाहेंगे। कभी आपने सोचा है कि ये जो करोड़ों की तादाद में जानवर कुर्बान किए जाते हैं, इनकी खाल कहाँ जाती है, और ये कौन लोग होते हैं जो आके आपसे पैसों की ये खाल ख़रीद रहे होते हैं? इस वक्त हम चमड़ा मंडी में मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हज़ारों की बल्कि लाखों की तादाद में जो हैं जानवरों की, ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा पे कुर्बान होने वाले जानवरों की खालें यहाँ पे मौजूद हैं। क्या मामला है, इन खालों का क्या किया जाता है और उनका क्या बनाया जाता है, आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि गोदाम से जो खालें थी जिनको नमक लगा के रखा गया था काफ़ी दिनों से, अब वो ट्रक में लोड किए जा रही हैं और इसके बाद ये फैक्ट्री में जाएंगी। हमारे साथ एक साहब मौजूद है, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक दा। सर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, ये जो अब खालें जा रही हैं, ये क्या अब इनका सौदा हो चुका है, ये आगे अगले प्रोसेस के लिए जा रही हैं? ਇਹ ਬੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਮੜੇ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਸ। ਫਿਰ उसके बाद इसको क्या? ਉਸਕੋ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ, ਮੁਸਤਕੀ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। और फिर उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? जुत्ती बनेगी, जैकेट बनेगी, बड़ा कुछ बनता, लैदर सारा सपोर्ट है। तो ये तमाम चीज़ें इनकी बनेगी। इनकी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि जो सारी खालें ये ईद उल अज़हा पे कुर्बान किए गए जानवरों की है। जी जी जी। और ये तकरीबन 5 से 10 दिन होने वाले हैं ईद को, तो ये उतने दिन ये नमक लगा के रखी जाती है? नमक बहुत, ये जे नमक ना लावांगे तो यह खराब हो जाएगा, कीड़ा दे को बो आने लग पेगी। सही। है। और कितने दिन नमक लगा के रखनी पड़ेगी? ये नमक लग जाए, भावें 2 महीने पे रहें, 3 महीने पे आ रहे, कोई इसका आगे से बेचा किस तरह से जाता है? ये अपने साइज़ के मुताबिक बिकती हैं? शायद विकदा बहुत तुम दसिया, जुत्ती बनती है, दस्ताना बनता है, फुटबॉल बनता है, साइज़ की मुख्तलिफ रेट में। हाँ, मुफ्त की रेट। कोई होंगे सिलेक्शन वाला माल, कोई 1 नंबर 2 नंबर, इस तरह। ये क्या होता है ज़रा? 1 नंबर क्वालिटी होंगी, 1 नंबर बहुत क्वालिटी होएगी। सारी तो खालें ही होती हैं 1 नंबर और 2 नंबर? एक मेरी गाल सुनो, ये है गाय की, अच्छा। ये भैंस की भी होती है, ऊँट की भी। महंगी कौन सी होती है? महंगी गाय की। गाय की। और बकरे की? बकरे की होंगी 500-400 की। और गाय की? गाय ही हो, गाय मुफ्त की लगी है। 4000 तक भी है, 5000 तक, 1000 रुपये तक भी है, 500 तक भी है। जिस पे वो कट शर्ट लगा उसका रेट कम हो जाता है। ये टक्का वाला माल हो, उसका रेट घट हो। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ?
ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤਗੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 500 ਦੀ ਟੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ ਮਾਲ ਹੋਗਾ ਲੋੜ ਦਾ ਉਹ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ और जितना माल ईद पे यहाँ पे आता है ਜੀ ਜੀ उतना आम रूटीन में तो नहीं आता होगा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਚਮੜਾ ਮੰਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ कोटरा ਏਸ਼ੀਆ उससे भी आता होता है। ਇਹ ਕਰਾਚੀੋਂ ਵੀ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ अच्छा, ये पाकिस्तान की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆ ਜੀ ਚਮੜਾ ਮੰਡੀ यहाँ पे दूसरे ममालिक से भी माल आता है। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਚੀੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਕਸੂਰੋਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ आम दिनों में भी ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ बन के। ਹਾਂ ਜੀ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आम दिनों में भी इसी तरह चलता रहता है। ਬਹੁਤ ਇਹ कोटरा उसका माल है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਈਦ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਦਾਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ किन्नी खाल आ जाती होगी? ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਦਾਦ ਹੈ मतलब पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में किए गए जानवरों की खालें यहीं पे आती हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤਗੀ ਕਸੂਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ लेकिन सबसे बड़ी मंडी यही है। ਇਹ ਮੰਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ तो सबसे पहले थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि ये जो कुर्बानी की खाल होती है ये यहाँ तक किस तरीके से पहुँचती है, क्या तरीक़ेकार होता है और कुर्बानी पे कितनी खालें आती हैं और आम रूटीन में कितनी खालें आती हैं? लेकिन जी पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस साल कुर्बानी क्या हुई है। कुर्बानी इस साल पिछले साल की निस्बत 20% से 25% कम है, कम हुई है। जो पूरे पाकिस्तान में काओ की है, काओ बफलो, वो अराउंड तकरीबन 22-22.5 लाख के करीब हुआ है और जो कैमल है वो तकरीबन 60 से 80 हज़ार और शीप और गोट तकरीबन 30 से 35 लाख के करीब हुआ है। आगे जो अगर हम पीछे 5 साल 7 साल पीछे चले जाएं तो यही कुर्बानी तकरीबन 1 करोड़ के करीब होती थी तमाम मिला के और हर साल इसमें डिक्लाइन आ रहा है और ये जो है कम हो रही है और इस साल तकरीबन 60 लाख के करीब ओवरऑल पूरे पाकिस्तान 40 लाख जानवर की कमी साल में तकरीबन ये कमी हुई है। उसमें एक चीज़ का फ़र्क भी आया है। पहले सालों में जो काओ और बफलो है उसकी कुर्बानी कम होती थी और शीप और गोट ज़्यादा होती थी। अब काओ और बफलो की जो है वो बढ़ रही है कुर्बानी और उस वजह से शीप और बफलो कम हो रहा है। लेकिन ये कीमतें खरीद की वजह से भी है, महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से भी है और कुछ हमारी जो जनरेशन है वो थोड़ा सा इससे दूर जा रही है। हमारे माशरे कुर्बानी से भी प्योरिटी चेंज हो गई है। हर बंदा कहता है कि मैं ज़रा साफ़ सुथरा रहूं, इजी कम कर लूं, डोनेशन में दे दूं, खुद ना करूं, तो ये शौक़ भी कम हो रहा है। लेकिन ये कम नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हम तो अभी ईद पे ही देखते हैं कि इस तादाद में ये आपके पास चमड़ा आता है। आम रूटीन में क्या मामला होते हैं? कुछ लोगों ने मुझे बताया कि शायद एशिया की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी है, इस बारे में थोड़ा बताइएगा। लेकिन जी हम हर चीज़ में एशिया ले आते हैं। एशिया तो बहुत बड़ा है, चाइना बहुत बड़ा है, इंडिया बहुत बड़ा है और हमारे से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हैं। इंडोनेशिया है, फिर इंडिया में काफ़ी आबादी है, बांग्लादेश में काफ़ी आबादी है। बट सब कॉन्टिनेंट में ऑर्गेनाइज मार्केट ये है और जो है जिस तादाद में कुर्बानी पाकिस्तान में होती है मेरा ख्याल है बाकी इन कंट्रीज़ में उस तरह शायद नहीं होती होगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, सऊदीया में कुर्बानी बहुत ज़्यादा होती है और इंडोनेशिया में बहुत है, इंडिया में कुर्बानी बहुत है, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान तीसरे या चौथे नंबर पे आता है कुर्बानी में। लेकिन जो हमारा इधर ओवरऑल है पाकिस्तान में तकरीबन 30% जो स्लॉटरिंग हमारा मटेरियल है वो ईद के ऊपर होता है, बाकी 70% मटेरियल जो वो रेस्ट ऑफ ईयर है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हम जब कुर्बानी कर रहे होते हैं तो कुछ अशखास आते हैं, दरवाज़ा करते हैं भाई आपने कुर्बानी की खाल बेचनी है, वो एक एक करके इकट्ठी कर रहे होते हैं। आपके पास किस तरह से आती है और जब आती है तो आप लोग का क्या तरीक़ेकार है, इसको महफूज किस तरह से करते हैं और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? देखिए जी, कुर्बानी एक एक जो इकट्ठे करते हैं डोर स्टेप पे जाके उनसे कलेक्ट करते हैं व्यापारी हजरात, वो एक लॉट बना के इधर लेके आते हैं। ये ऑर्गेनाइज मार्केट है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ये आप लोग बल्क में डील कर रहे हैं? बल्क में डील कर रहे होते हैं। ये लिंक करता है पीटीए के साथ। पीटीए है पाकिस्तान टैनिंग एसोसिएशन और ये हाइड मार्केट, इनका कोलैबोरेशन है। जो पीटीए है वो मैन्युफैक्चरिंग है और ये ट्रेड करती है, ये क्योरिंग करती है, ये चमड़े को बचाती है इंडस्ट्री के लिए। इधर से ये फिर मटेरियल जब बच जाता है, क्योर हो जाता है नमक रखने के बाद, तो फिर ये इंडस्ट्री में मूव हो जाता है। सर आए गोदाम के कुछ और हिस्सों में भी जाते हैं, एक तो विज़िट भी करते हैं, साथ साथ आपसे जानते हैं।
अनीस साहब, आपने बताया कि आप क्योर करते हैं, क्योर किस तरह से करते हैं? मतलब कि खाल आई है तो आपका सबसे पहला क्या स्टेप होता है उसको? लेकिन ये क्यूरिंग जो है वो नमक के साथ होती है। जो जानवर से जब खाद उतरती है उसे ग्रीन स्किन बोलते हैं, ग्रीन स्किन ग्रीन स्किन या ग्रीन हाइड वो बोलते हैं। उसके बाद इसे नमक लगाया जाता है। नमक लगा के इसे तकरीबन पाइल अप किया जाता है 48 से 56 आवर के लिए। ठीक है। इसके बाद इन तमाम को ये नमक लगा हुआ है, नमक लगा हुआ और है। ये तमाम ईद का माल है। ये तमाम ईद का माल है। इसमें क्योर हो चुका है, ग्रेडिंग हो चुकी है और ये सोल्ड हो चुका है। और अब ये इंडस्ट्री में जाएगा। इंडस्ट्री में जाने के बाद इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनेंगी। कुछ जो मटेरियल है वो शूज़ के लिए इस्तेमाल होगा, कुछ जैकेट के लिए इस्तेमाल होगा, कुछ अपॉस्ट्री के लिए इस्तेमाल होगा, फर्नीचर लेदर बनेगा, बैग्स लेदर बनेगा, बेल्टें बनेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें। अनीस साहब, आपने, मैं जब अभी बिहाइंड द कैमरा आपसे पूछ रहा था तो आपने एक चीज़ मुझे बताई कि जो लाहौर का रेट निकलता है ये पूरी दुनिया में एक तो डिस्कस भी होता है, और आपने बताया कि रेट निकलता किस तरह है, वो क्या मामला था? देखिए, डिपेंड करता है रेट इंटरनेशनल मार्केट के साथ। जब इंटरनेशनल मार्केट से ऑर्डर्स आते हैं तो ज़ाहिर बात है डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस हाई हो जाती है, और ये ट्रेड होता है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान काऊ और बफलो क्वालिटी वाइज इस तरह बनाता है कि पाकिस्तान रेटिंग में 3rd या 4th नंबर पे आता है दुनिया में, नॉट क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी वाइज चाइना बहुत आगे है, इंडिया बहुत आगे है, और इटली बहुत आगे है। फैशन में हम लोग क्वालिटी वाइज फैशन में इटली, फ्रांस है, और उनके बाद शायद हमारा नंबर आता हो। और दुनिया के जितने भी अच्छे ब्रांड हैं, जिस ब्रांड का भी आप नाम लें, वो पाकिस्तान से शूज़ के लिए मटेरियल ख़रीदता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितनी तादाद में आपके गोदाम में ये इकट्ठी हो जाती हैं? देखें, कितनी तादाद में इस लाहौर की? ये एक माह तकरीबन ये सारे पाकिस्तान से इकट्ठी होकर इधर आती हैं। तकरीबन 2.5 लाख के करीब पीस ईद का जो वो इधर सेल होता है, बड़ा वाला। और इतना ही तकरीबन 5-5.5 लाख के करीब पूरी मार्केट में जो शीप और गोट स्किन ट्रेड होती है। कौन सी खाल बेहतर होती है और महंगी होती है, काओ की या बुफलो की या गोट की? मतलब कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई बता रहा था कि इसमें ये भी होता है कि 1 नंबर 2 नंबर, ये क्या मामला है? असल में इनकी ग्रेडिंग होती है डिज़ीज़ के हिसाब से। अगर कोई जानवर है उसको उसकी स्किन पे डिज़ीज़ नहीं है तो वो एक क्वालिटी की है। अगर किसी में 1 डिज़ीज़ है, किसी में 2 डिज़ीज़ है, किसी में 4 डिज़ीज़ है, उस हिसाब से इसकी ग्रेडिंग होती है, और प्राइस भी सेट उस हिसाब से होती है। जो विदाउट एनी डिज़ीज़, एनी स्कार्स होगी स्किन, उसकी प्राइस ज़्यादा है। जिसमें डिज़ीज़ है उसकी प्राइस कम है। और जो बड़ा जानवर है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है या बकरे की खाल ज़्यादा प्रेफरेबल होती है? इसमें क्या मामला है? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं ना कि बकरे का गोश्त बहुत महंगा है काऊ की निस्बत। खाल में भी कोई इस तरह की चीज़ होती है? नहीं, खाल में इस तरह नहीं है। खाल ये है कि हर चीज़ की एक अपनी लाइन है। शीप जो है वो इस्तेमाल होता है गारमेंट के लिए, उसकी जैकेट्स बनती हैं, ठीक है, और कुछ एसेसरीज बनती हैं, और गोट भी इस्तेमाल होती है कुछ रेड्स शूज़ के लिए। जो काऊ और बफलो है ये स्पेशली इस्तेमाल होता है शूज़ के लिए और अपहोस्ट्री के लिए, फर्नीचर के लेदर के लिए। आम जो बड़ी खाल है काऊ या बफलो की, वो उसका क्या एक एवरेज रेट होता है, और जो एक आम बकरे की खाल है उसका एवरेज रेट क्या है? जो इसकी है काऊ की, ये अराउंड 1500 रुपये से लेके तकरीबन 4000 रुपये तक इस वक्त मार्केट इसकी है। और जो बकरे की है वो तकरीबन 250 रुपये से लेके 600 रुपये तक है। शीप की प्राइस इस वक्त वो फ्री में बिक रहा है। फ्री में भी उसे लेने को ईद के माल को कोई तैयार नहीं, अदरवाइज़ उसकी प्राइस है। शीप इस वजह से फ्री में है कि जो जिस मौसम में ईद आई है, इस मौसम में क्यूरिंग टाइम उसका सिर्फ उसकी लाइफ 2 घंटे है। अच्छा। 2 घंटे के अंदर अंदर अगर उसे बचा दिया जाए तो वो यूजेबल है। अगर 2 घंटे के उसे क्योर ना किया जाए, घंटे के अंदर अंदर नमक लगाना है उसको, उसे लगाना है, तो होता क्या है कि लोग उन्हें घरों में रखते हैं। जब वो गल सड़ जाती है, बदबू आनी शुरू हो जाती है, तो फिर लेके आता है। उस वक्त तक वो वेस्ट हो गया होता है। तो वेस्ट मटीरियल कोई भी फैक्ट्री में नहीं जाता। वो इस जो ईद के अलावा स्लॉटरिंग होती है वो ऑर्गेनाइज सिस्टम के अंदर होती है। जब वो ऑर्गेनाइज सिस्टम के अंदर होती है
तो उसकी क्यूरिंग पॉसिबल हो जाती है 2 घंटे के लिए, तो उसकी उस वक्त प्राइस जो है वो 400-450 रुपया है शीट की। सर ये एक आपको शायद ये क्वेश्चन इररेलेवेंट लगे, लेकिन ये मैं अपने उसके मुताबिक कह रहा हूँ कि हमारे लिए यहाँ पे खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक अपना चमड़े की अपनी स्मेल भी होती है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो क्या आदी हो जाते हैं या क्या मामला होता है? बिल्कुल जी, आदी हो जाते हैं। आपके लिए ये स्मेल है, हमारे लिए ये फ्रेगनेंस है। तो हम लोग तो इसी में पैदा हुए हैं, तो हमें तो ये फ्रेगनेंस ही लगती है। हम जब इधर आते हैं, ये खुशबू सूंघते हैं, तो हमें इस तरह लगता है कि हम जिंदा हो गए हैं और दोबारा। सर लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि आपने बताया कि 30% सिर्फ ये इसका जो है वो ईद पे इकट्ठा होता है, बाकी 70% जो है वो सारा साल भी चलता रहता है। जो सारा साल आती हैं उनके रेट्स में और इसके रेट्स में कोई फ़र्क होता है? देखिए इसका जो ये मौसम है, इसमें सबसे कम प्राइस होती है ड्यू टू वेदर, क्योंकि इस वेदर में इसे बचाना बारिश के पानी से, बारिश का पानी इस मौसम में इसके लिए बहुत ख़तरनाक है। इस मौसम में इसे बचाना बहुत मुश्किल है। और इस मौसम में क्योंकि जिस तरह इंसानों को पसीना आता है, इसी तरह जानवरों को भी पसीना आता है। इस मौसम में टिक्स की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर जो इसकी है क्वालिटी वो काफ़ी डाउन हो जाती है पसीने की वजह से भी। इस मौसम में इसकी प्राइस कम होती है। जब ये विंटर में चली जाएगी ईद, या जो विंटर का मटेरियल होता है वो, क्योंकि उसमें जानवर को बहुत ज़्यादा खुराक भी दी जाती है, बहुत सारी गर्म चीज़ें भी खिलाई जाती हैं, स्किन भी उसकी मोटी होती है, विंटर में इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। अनीस भाई आपकी इसी जवाब से मुझे याद आया कि आज से कुछ 4-5 या 10 साल पहले जो ईद आती थी तब कुर्बानी खाल बहुत महंगी बिकती थी, 8-10 तक, और अब आके मैंने देखा कि वो बहुत नीचे आ गया रेट। ये क्या मामला? दोबारा मौसम की वजह से होता है? मौसम की वजह से जब ये मार्च से ऑनवर्ड ईद जाना शुरू हो जाएगी तो प्राइस इसकी और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। और जो कट लगी हुई खाल होती हैं उनका रेट कम होता जाता है, क्योंकि फिर वो उस तरह से प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं आती होंगी? जो कट लग जाती है उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो मशीनों में जाके फंस जाती हैं और फटने का अंदेशा भी बढ़ जाता है। और टक लगे हुए मालों की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि जो जैकेट वगैरह बनती है वो 1 पीस जैकेट की प्राइस ज़्यादा है और जो पीसेस में जैकेट बनेगी उसकी प्राइस कम है। तो एक पीस जो होगा जिसमें टक नहीं होगा, कोई डिजीज़ नहीं होगी, वो ज़ाहिर बात है वो चमड़े की। अच्छा अनीस भाई बस इख्तिताम कर रहे हैं और मुझे लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि आपने बताया कि आप क्योर करते हैं और उसके बाद फिर जो ये इंडस्ट्री में जाएगा, इसकी बिडिंग होती है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? मतलब कि यहाँ से जाके इसको किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट में लाया जाता है? देखिए इसके सबसे पहले तो इधर जाके इसका जो है टैनिंग होगी, इसके बाल उतरेंगे और इसे एक स्टेज पे, जो बाल उतरने के बाद जब ये टैन होगा फर्स्ट स्टेज पे, मिनरल टैन उसे हम बोलते हैं, उस स्टेज पे जाके इसकी लाइफ तकरीबन 1 साल की हो जाती है। उस जगह पे हम 1 साल, उसके बाद फिर इसकी लाइंस अलग हैं कि किस चमड़े को आपने गारमेंट में लेके जाना है, किसको आपने शू में लेके जाना है, किसको आपने प्रोडक्ट में, वो फिर उस हिसाब से बाल उतारने के बाद, टैन के बाद वो एक रिफाइन प्रोडक्ट बन जाता है और फिर उसके बाद वो क्वालिटी उसको फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब मूव कर सकते हैं। और जो इसका प्रोसेस टाइम है कोई भी चीज़ बनने का, वो तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर ये रेडी हो जाता है प्रोडक्ट के लिए। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस इंडस्ट्री के लिए कोई मतलब कि कोई बेहतर इकदाम ले रही है, या ये अपनी मदद आपके तहत ही जो भी लोग कर रहे हैं? देखें इंडस्ट्री तो ये बड़ी है और पाकिस्तान में इसका मटेरियल भी है। आज से अगर 20 साल पीछे हम चले जाएं तो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री थी, अब ये 6-7वें नंबर पे है। ये जॉब तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है। देखें फार्मर से लेके जब एक जानवर पैदा होता है उससे लेके जूता बनने तक या जैकेट बनने तक, ये हर जगह पे जॉब क्रिएट करती है। गवर्नमेंट हर जगह पे, हर बंदा एक मोहतात अंदाज से गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। गवर्नमेंट की तवज्जो इस पर कम है। गवर्नमेंट की अगर तवज्जो हो तो ये 20 साल पहले भी 1 बिलियन इंडस्ट्री थी, 1 बिलियन की, आज भी 1 बिलियन की है। अगर गवर्नमेंट की अगर इस पर नज़र हो तो ये 3 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकती है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अनीस अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम आज इस वक्त एक गोदाम में मौजूद थे। इन्होंने चमड़े से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेटिव जो बातें थी वो हमारे साथ शेयर की, बताया किस तरह से यहाँ तक आता है, रेट क्या क्या होता है, खाल में डिज़ीज़ से किस तरह से उसके रेट में कमी आती है, किस तरह से ये अगले प्रोसेस में जाती है, बाल उतरते हैं और फिर आगे से
जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे जाती है। और फिर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री इस वक्त तीसरे या चौथे नंबर पे है, और जो पाकिस्तान का रेट निकलता है ये पूरी जो है दुनिया में डिस्कस बहरहाल ज़रूर होता है, क्योंकि उन्होंने बताया कि रेट भी इसी तरह से निकलता है कि जैसे प्रोडक्ट की जो है ऑर्डर्स होंगे उसी तरह चमड़े की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही इसका रेट ज़्यादा निकलेगा। बहरहाल बता रहे हैं कि 10 साल पहले आप बता रहे हैं कि ये 1 बिलियन की इंडस्ट्री थी, आज भी 1 बिलियन की इंडस्ट्री है। बता रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा सा इस पर कोई ध्यान दिया जाए तो ये 3 से 4 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकती है, और ये ऐसा काम है जो हर मौके पे जॉब भी क्रिएट कर रहा है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।